गजा को लेकर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वे फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। ये ऐतिहासिक कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाई लेवल कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले लिया गया है, जहां कई अन्य पश्चिमी देश भी इसी तरह का रुख अपनाने की तैयारी में है। इस फैसले ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को एक बड़ा कूटनीतिक झटका दिया है, क्योंकि ये इजराइल की क्षेत्रीय नीतियों और गजा में चल रहे सैन्य अभियानों के खिलाफ वैश्विक रुख को और मजबूत करता है। पुर्तगाल ने रविवार 20 सितंबर को घोषणा की कि वे जल्द ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगे। इसके साथ ही फिलिस्तीन और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो जाएंगे। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वो फिलिस्तीन को 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरूशलेम को इसकी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता देंगे। ये फैसला देश की संसद और राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ लंबे परामर्श के बाद लिया गया। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने इस कदम को नैतिक और ऐतिहासिक रूप से उचित करार देते हुए कहा कि कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और दो राज्य समाधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुर्तगाल का ये कदम यूरोपीय संघ के कुछ अन्य देशों जैसे स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद आया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन में एक सामूहिक रुख की कमी के कारण पुर्तगाल ने पहले सतर्कता बरती थी। जुलाई 2025 से शुरू हुए आंतरिक विचार विमर्श और गजा में मानवीय संकट की गंभीरता ने इस फैसले को तेज कर दिया। आपको बता दें कि पुर्तगाल का ये कदम अकेला नहीं है। हाल के महीनों में कई पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता की दिशा में कदम उठाए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जुलाई 2025 में घोषणा की थी कि फ्रांस जल्द ही फिलिस्तीन को मान्यता देगा, बशर्ते हमास का प्रभाव खत्म हो और गजा में बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो। इसके अलावा ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसे देशों ने भी सितंबर 2025 में यूएनजी के दौरान या उसके आसपास ऐसी ही घोषणाएं करने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 में से 147 सदस्य देश यानी लगभग 76% पहले से ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, जिनमें रूस, चीन, भारत और अधिकांश अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं। हालांकि पश्चिमी देशों का बढ़ता समर्थन इजराइल के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि ये टू स्टेट सॉल्यूशन या दो राज्य समाधान को मजबूत करता है और इजराइल पर अपनी नीतियों, खासतौर पर गजा और वेस्ट बैंक में पुनर्विचार के लिए दबाव बढ़ाता है। पुर्तगाल का ये कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे गजा पर कब्जे के प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं। वे कई बार साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश वे बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन हमारी है। अब देखना ये होगा कि पुर्तगाल के इस कदम पर इजराइल की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला करके सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि इस हमले के बाद से ही मुस्लिम देशों में एकजुटता भी होनी शुरू हो गई है। सभी मुस्लिम देश एक सुर में सुर मिलाकर इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बल्कि इस हमले के बाद कतर में हुई इस्लामी देशों की बैठक के बाद कई मुस्लिम देशों में जिस तरह से करीबी बढ़ी है, उससे यही माना जा रहा है कि मुस्लिम देशों ने इजराइल से बदला लेने के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। खास बात तो यह है कि इस बैठक में नाटो जैसा संगठन बनाने की भी मांग उठी है और जिस तरह से तमाम मुस्लिम देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि मुस्लिम देश इस तरह का कोई संगठन जल्द ही बना सकते हैं। क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ एक रक्षा समझौता किया है, जिसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि एक देश पर हमला होना मतलब दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान तो एक कदम और आगे निकले हैं और उन्होंने इजराइल के पड़ोसी के साथ तुर्की सेना की ड्रिल रखी है। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि तुर्की और मिस्र 13 सालों में पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। इस ड्रिल का नाम फ्रेंडशिप सी रखा गया है, जो 22 से 26 सितंबर के बीच ईस्ट मेडिटेरियन सी में होगा। वही मंत्रालय ने बताया है कि इसमें तुर्की के युद्धपोत, हाई स्पीड अटैकर शिप, एक पनडुब्बी और F-16 लड़ाकू विमानों के साथ साथ मिस्र की नेवी यूनिट भी शामिल होंगी।
आपको बता दें 2013 में मोहम्मद मोरसी के सैन्य तख्तापलट के बाद अब्दुल फताह अल सीसी ने देश की कमान संभाली थी, जिसके बाद तुर्की मिस्र संबंधों में नाटकीय रूप से गिरावट आई। तुर्की ने तख्तापलट की निंदा की और मोरसी के समर्थन में अपनी स्थिति बनाए रखी, जिसके कारण मिस्र ने तुर्की के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था। लेकिन 2013 से पहले, विशेष रूप से 2011 और 13 के बीच दोनों देशों के बीच संबंध काफी अच्छे रहे थे। दोनों देशों ने 2023 में संबंधों को सुधारा और राजदूतों को फिर से नियुक्त किया और तब से तुर्की और मिस्र के नेताओं और अधिकारियों के बीच कई यात्राएं भी हो चुकी हैं। तो ये तुर्की रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों नौसेनाओं के शीर्ष कमांडर 25 सितंबर को इस ड्रिल में हिस्सा लेंगे, जिससे एक दशक से ज्यादा समय से तनावपूर्ण संबंधों के बाद इस अभ्यास के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। दोनों देशों ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है और युद्ध के विराम के लिए मिलकर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में इस अभियान को इजराइल से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। दोहा में हुए इस्लामी देशों के समिट में कई देशों ने इजराइल पर सैन्य कार्रवाई करने का भी ऐलान किया था। फिलहाल जिस तरह से इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं इजराइल और नेतन्याहू के लिए एक बड़े खतरे की घंटी भी है। गजा और फिलिस्तीन को लेकर इसराइल और तुर्की के बीच ठन गई है। जी हां, अब बात यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर आ गई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान कतर पर हमले के बाद हुई दोहा समिट से कुछ बदले नजर आ रहे हैं। अब तक फिलिस्तीन समर्थक उन्हें प्रो इसराइल या पीठ पीछे इसराइल का साथ देने वाला मानते थे, लेकिन दोहा में इसराइल को लेकर एर्दोगान ने जो तकरीर की और जिस तरह से इसराइल की दुखती रग को और दबाया है, उसने इसराइल को भी दहला दिया है। जी हां, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीन राज्य की राजधानी न बनवा दें, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इसराइल से जारी रहेगा। हमने 1967 की सरहदों के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता स्थापित की है।